पूरी दुनिया में इंतज़ार कर रहे हैं जेरम पावेल की स्पीच का कि वो अपनी स्पीच में क्या बोलेंगे। इंटरेस्ट रेट को लेकर के जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं वो पूरे होंगे या फिर कुछ और निकल कर आएगा, इसके मद्देनज़र सभी वेट कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि चलिए एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि आने वाले वक्त में सोने और चांदी में किस तरह की चाल देखी जा सकती है। और सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इब्जा सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नमस्कार सर, जैसा कि मैंने बताया, अभी अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो सोना जो है एक दायरे में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अभी क्या लग रहा है, मैंने ट्रिगर्स बताया आपको कि बाज़ार सोने चांदी के भाव पर किन किन चीज़ों का असर पड़ सकता है। एक तो हमारा ग्राफिक्स में भी हम दिखा देंगे कि जो फंडामेंटल्स हैं जिनका असर पड़ने वाला है, वो है एक जेरम पावेल की स्पीच और एक यूएस का जो डेटा आया है उसका। आपको क्या लग रहा है इन सब बातों के बाद सोना और चांदी किस दिशा में मूव करेंगे, तेजी या मंदी? देखिए प्रगति जी, पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि सोना एक दायरे में क्यों घूम रहा है। ये एक दायरे में इसलिए घूम रहा है, एक रेंज बाउंड इसलिए हो गया है कि कुछ फैक्टर्स हैं वो सोने को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ लेके ही नहीं जा रहे। जैसे आप जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो अभी 4 दिन पहले तक ऐसे लग रहा था कि शांति वार्ता हो जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कल वापस रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है और काफी बड़ी मात्रा में ये अटैक था। तो अब वापस लग रहा है कि ये शांति वार्ता होने वाली नहीं है और जियोपॉलिटिकल टेंशन वापस बढ़ेगा। जो दूसरी बात है कि आज पॉवेल साहब अपनी स्पीच में क्या बोलते हैं, जो आपने बताया। अब उनके पास दो विकल्प हैं, वो इंटरेस्ट रेट या तो घटाने के लिए इंडिकेशन दे या वो कुछ भी इंडिकेशन ना दे। लोगों को ये कंफ्यूजन इसलिए है कि एक तरफ वहां पर महंगाई बढ़ती जा रही है, जैसे वॉलमार्ट ने भी वार्न किया है कि यूएस में जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो बहुत महंगे होते जा रहे हैं। तो एक तरफ तो वहां महंगाई का मुद्दा है और दूसरी तरफ लोग सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा। तो ये कंफ्यूजन बरकरार है। जो तीसरा पॉइंट है, वो जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो ब्रिक्स नेशन है वो आपस के अंदर जो ये पहले तो 5-6 नेशन ही उसमें जुड़े थे, अब लगभग 40 के आसपास कंट्रियां, ऐसा कहने में आ रहा है कि वो जुड़ चुकी हैं इसमें। और वो सब लोग अपनी अपनी करेंसी में डील करने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। कहीं कहीं छोटी सी सुगबुगाहट ये भी है कि शायद ब्रिक्स जो नेशन है वो नई गोल्ड बैक करेंसी भी लॉन्च कर दे, लेकिन इसके बारे में कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है या कोई अधिकृत कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। फिलहाल ये है कि अमेरिका खुद कोशिश ये कर रहा है कि सारी कंट्रियों को शांत कर दिया जाए, इसीलिए गोल्ड एक दायरे में घूम रहा है। और अमेरिका ये शायद इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि उसे पता है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि उनका जो डेट है वो 37 ट्रिलियन के भी ऊपर पहुंच चुका है, इसके बावजूद कि उन्होंने इतने सारे टैरिफ लगा दिए। तो किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है। देखिए प्रगति जी, होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक ही, हमारे दर्शकों को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि लोग गोल्ड मार्केट को भी शेयर मार्केट समझते हैं। शेयर मार्केट जो होता है वो आप जब किसी इक्विटी का एनालिसिस करते हैं तो उस कंपनी की परफॉर्मेंस, उसके मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस और उनकी कैपेबिलिटी का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आपको पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का एनालिसिस करना है। अब वर्ल्ड की इकोनॉमी में इतने ज्यादा फैक्टर्स होते हैं कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, अगले चंद सेकंड में कोई अचानक से परिवर्तन हो सकता है, जबकि एक पर्टिकुलर आप शेयर मार्केट में कोई स्क्रिप्ट लेते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता है। तो ये हमें समझना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर अपनी आंख बना के रखनी होगी। बॉन्ड यील्ड के ऊपर आंख बना के रखिए। डॉलर इंडेक्स, अब बॉन्ड यील्ड देखिए नीचे गिरता जा रहा है, डॉलर इंडेक्स है वो नीचे गिरता जा रहा है। हमारे यहाँ रुपया एकदम वीक हो गया था, थोड़ा सा हमने पिछले 1-2 हफ्ते में देखा कि वापस थोड़ा करेक्शन मोड में रुपया आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स भारत में भी गोल्ड के प्राइसेस को असर करने वाले हैं। मैं अभी भी ये मानता हूं कि ये मार्केट अभी भी रेंज बाउंड ही रहेगा जब तक कोई फाइनल स्पष्टीकरण नहीं आ जाता जॉर्ज पॉवेल की तरफ से।